बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। इससे पहले हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि पब्लिक सेक्टर का इम्पैक्ट प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के ऊपर क्या आता है। चूँकि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं तो इसलिए इनका इम्पैक्ट भी डिफरेंट होगा। पब्लिक सेक्टर का क्या इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है पिछली वीडियोज़ में, और प्राइवेट सेक्टर का क्या इम्पैक्ट आता है प्रोक्योरमेंट के ऊपर, इसको हम आज देखेंगे। जैसे बताया पिछली वीडियोस में भी पब्लिक सेक्टर वाली में कि इम्पैक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वही इम्पैक्ट उसी तरह का इम्पैक्ट आएगा। मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है कि मैंने किसी रिक्रिएशनल टूर के ऊपर जाना है, लॉन्ग ड्राइव करनी है, कुछ मज़े लेने हैं, तो रात को जब मैं सोने लगूंगा तो मैं देखूंगा कि आज मेरा क्या इम्पैक्ट, मेरी जो 12-13 घंटे का टाइम मैंने गुजारा है क्या इम्पैक्ट आया उसका। तो उसका इम्पैक्ट वही आएगा जो मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था कि मैंने कुछ सैरो तफरी करनी है, और वो इम्पैक्ट अकॉर्डिंगली आएगा। अगर मेरा इम्पैक्ट हो कि मैंने कोई उम्रा करना है, हज करना है, कुछ इबादत करनी है आराम से बैठ के, तो रात को जब मैं सोने से पहले सोचूंगा कि आज के दिन का क्या इम्पैक्ट है, तो वो जो मेरा ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंगली होगा। ऐसे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंगली आएगा। अब प्राइवेट सेक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो प्राइवेट सेक्टर का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। तो जब कोई कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रही हो तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? वो आएगा कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, सस्टेनेबल पॉलिसी, एनवायरमेंटल पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन, ISO के स्टैंडर्ड, कंज्यूमर राइट एक्ट, HSE पॉलिसी, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के मतलब। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट आएगा क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाना है। यानी प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करना है, कोड ऑफ एथिक्स इम्प्लीमेंट करना है। वो सब पॉलिसी जो मैंने यहाँ बताई हैं वो सब इम्प्लीमेंट करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हम कोई लीकेज नहीं चाहते, हम कोई ज़्यादा कहीं पे स्पेंड करना नहीं चाहते, हम कुछ कम्पिटिटिव बाइंग भी चाहते हैं, हम कोई ब्राइबरी लेना और देना भी नहीं चाहते। तो वो सारी इन सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए फिर कुछ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन का क्या सिस्टम है, प्रोसेस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का, तो आप ISO 9001 इम्प्लीमेंट कर देंगे। आपकी फूड सेफ्टी कितनी सेफ है, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप फूड सेफ्टी का सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और आपके हेल्थ एनवायरनमेंट सेफ्टी रिलेटेड क्या स्टैंडर्ड है, आप HSE की EHS या HSE जो भी, कभी हेल्थ पहले आ जाता है सेफ्टी और एनवायरनमेंट बाद में आती, कभी EHS कर दिया जाता है एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी, ये लेकिन बेसिकली पॉलिसी एक ही है। तो वो क्या पॉलिसी है? तो ये सब पॉलिसीज इसलिए इम्प्लीमेंट की जाती हैं कि आपने प्रॉफिट मैक्सिमम कमाना है। अब इनका तल्लक क्या बनता है प्रॉफिट से? जब भी आपने प्रॉफिट कमाना हो तो प्रॉफिट अर्न होता है आपकी प्रोडक्ट से जो आप सेल कर रहे हैं, और जो आप सेल कर रहे हैं उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है वो आपको प्रॉफिट देगी। अब अगर आपका ब्रांड अननोन है तो आपका प्रॉफिट थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर आपका ब्रांड नोन ब्रांड है और कहीं टॉप ऑफ द लिस्ट है तो उसमें प्रॉफिट आप ह्यूज प्रॉफिट, बल्कि आप मुंह मांगा प्रॉफिट ले सकते हैं कि आप कोई भी प्राइस जो डिसाइड करेंगे वही मिलेगी। फॉर एग्जांपल एप्पल जो प्राइस अपने आने वाले मोबाइल की डिसाइड करेगा, लोग वही प्राइस देंगे, उसमें किसी भी किस्म की बार्गेन नेगोशिएशन के कोई चांस नहीं होते। एक अभी तो खैर बहुत सारी बस कंपनीज आ गई हैं, लेकिन कोई 10 साल पहले अगर आप देखें तो एक बस कंपनी जिसको सिंबल समझा जाता था लग्जरी बस में, तो वो अपनी मुंह मांगी प्राइस चार्ज करते थे। जैसे अगर
लाहौर से इस्लामाबाद 300 रुपये का किराया है तो वो उसको 600 रुपये से 800 रुपये चार्ज करते थे। अभी भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लग्जरी ट्रैवलिंग देती हैं और मुंह मांगी कीमत चार्ज करती हैं। तो ये ब्रांड की पावर है। ऐसे ही आप किसी लॉन को देख लें तो ऑर्डिनरी लॉन जो है सिमिलर लाइक अनब्रांडेड आपको बहुत चीपर कॉस्ट में मिल जाएगी। जब आप उस ब्रांड लॉन के पास जाएंगे तो वो 10, 12, 15 ऑनवर्ड पे प्राइसेस चलती हैं। तो अब ये जो मैक्सिमम प्राइस आपने लेनी है, जो ब्रांड की ताकत है कि जी ब्रांड मुंह मांगी कीमत मांगता है और आप पे कर देते हैं, तो ये हाईएस्ट प्रॉफिट उसके अंदर शामिल होता है। तो वो जो हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनियां अर्न करती हैं वो रातों रात नहीं पॉसिबल हो सकता। उसके लिए कंपनी को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसको ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है, ब्रांड की लॉयल्टी बिल्ड करनी पड़ती है, ब्रांड के पीछे क्वालिटी बिल्ड करनी पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर केयर की जो सर्विसेज हैं वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं कि ब्रांड कितना एफिशिएंटली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसकी आफ्टर सेल के लिए कितना क्विकली आपको रिस्पांस देता है। तो ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। उसके बाद फिर आपके लोगों के एथिक्स कैसे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, आपके सिस्टम्स कैसे हैं, आपके लोग करप्ट तो नहीं है, आपकी सस्टेनेबिलिटी क्या है उस प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की एनवायरनमेंट पॉलिसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपके लोग जो लेबर लॉज है उनके ऊपर आप कितना लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, आप लोगों के साथ कितनी प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट कैसी हैं, ये सब चीज़ें मिल के ब्रांड को आगे लेके जाती हैं। अगर आप लिंक्डइन पे देखें तो बहुत सारी कंपनीज बड़ा प्राउडली एडवर्टाइज करती हैं कि बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट कंपनी, इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखी होती है, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा सॉरी, कि बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट, हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है कि बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट है यहाँ पर। तो इसी तरह से और चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं, उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, उनको शो ऑफ किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि ये जो कंपनी है ये बेस्ट कंपनी है, ये बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट होती है उसको प्रमोट किया जाता है, उसको ब्रांड बना के तो आगे लेके जाया जाता है। तो जब वो ब्रांड बन जाता है तो फिर उसके मुंह मांगी प्राइस ली जा सकती है। तो जब मुंह मांगी प्राइस आएगी तो इट मीन्स कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है। तो अब हमारा पर्पस क्या था कंपनी का कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है, प्रॉफिट और प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए आपको ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि प्रॉफिट नंबर 1 टॉप पे है, लेकिन प्रॉफिट के साथ हमने इंक्रीज मार्केट शेयर करना है कि मार्केट में अगर आपकी जो एनुअल सेल है वो इतने मिलियन बिलियन की है तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, या मार्केट में जो कंपटीटर है उनकी सेल कितनी है और आपने उनको किस तरह से compete करते हुए उनकी सेल भी अपने अकाउंट में लेके आनी है। जैसे सॉरी, अगर आप कोला के दोनों ब्रांड देखें तो दोनों के पास अगर 50-50% मार्केट है तो दोनों में से एक अपनी कैंपेन को, एडवर्टाइजमेंट को, अपने टेस्ट को इस तरह से फॉर्मुलेट करेगा, बनाएगा, प्रेजेंट करेगा कि उसकी सेल जो दूसरे के पास 50% शेयर है उसमें से कुछ निकल के इधर आ जाए। तो वैसे भी दोनों कोला में जो एक कोला है उसका टेस्ट बहुत फाइन किस्म का बिटर सा स्वीट है और दूसरा कोला जो है वो सिंपल स्वीट है। तो कुछ लोग जो बिटर स्वीट कोला है वो उसको प्रेफरेंस देते हैं, और जो सिंपल स्वीट है उसने अभी रिसेंटली अपने टेस्ट को चेंज करते हुए अभी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की है कि जी हमारा टेस्ट, ये न्यू टेस्ट अब हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आप इसको भी चेक करें। तो मार्केट शेयर यही होता है कि किसके पास, अगर दोनों के पास आधा आधे लोग हैं किसी कंट्री में से कोला पीने वाले, तो फिर
एक जो मैन्युफैक्चरर होगा वो दूसरे का हिस्सा लेने के लिए कुछ इनोवेशन करेगा अपनी ब्रांडिंग में, अपने टेस्ट में, अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अपने प्रोडक्ट को जो लॉयल्टी है लोगों के पास उसको बढ़ाने के लिए ब्रांड इमेज को बेहतर बनाएगा ताकि उसकी सेल बढ़ सके। तो इसको कहते हैं मार्केट का शेयर, कि आपके पास जो शेयर है उसको आप किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। इंश्योरिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप मार्केट में अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो भी आपके ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप वेस्ट वाटर में कुछ आगे जो पानी है वो डैमेज हो रहा है, कुछ आगे क्रॉप डैमेज हो रही हैं, और इस तरह की न्यूज़ में चीज़ें आ जाती हैं कि ये जो कंपनी है ये वेस्ट वाटर फेंक रही है जिससे बीमारियां फैल रही हैं या जिससे फसल आगे बर्बाद हो रही है, तो उससे उसका जो कॉर्पोरेट इमेज है उस कंपनी का वो ख़त्म हुआ। तो अब कंपनी ने अपने ब्रांड के इमेज को बचाना है कि हमारी कंपनी या हमारा ब्रांड न्यूज़ में किसी बैड इम्पैक्ट को क्रिएट ना करे। तो अब बैड इम्पैक्ट से बचने के लिए कंपनी फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी, इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए शजरकारी करेगी। अदरवाइज किसी भी कंपनी को जो कि प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रही है उसको इतनी शजरकारी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इतनी वेस्ट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि वो लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कितने केयरिंग हैं, कितने आपको ख्याल रखने वाले हैं, हम एनवायरनमेंट को किस तरह से बचा रहे हैं, हम पानी को किस तरह से केयरफुली यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जो डेंजरस है उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या सिस्टम है हमारे पास। हमारे पास कितनी लैब्स हैं, कितने हम टेस्ट करते हैं, और किस तरह से आप हाइजीनिकली प्रोड्यूस करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ प्रॉफिट को इन्हांस करने के लिए एंटर की जाती हैं, फिर उनको एडवर्टाइज़ किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, और ताकि लोगों की जो लॉयल्टी है उस ब्रांड के साथ वो बरकरार है। और जब लॉयल्टी होगी तो उस ब्रांड की प्राइस जो है वो मुँह मांगी ली जा सकती है। तो इस तरह से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी प्रॉफिट मेकिंग का हिस्सा है कि जितनी बेहतर आप सोसाइटी में अपने इमेज को बिल्ड करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेंगे, उतना ही बेहतर आपके ब्रांड की लॉयल्टी होगी और लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हैं कि आप कंपटीटर के शेयर को भी खींचें, अपने ब्रांड को बेहतर इमेज देके और प्रॉफिट को इन्हांस कर सकें। तो अब ये ऑब्जेक्टिव हैं प्राइवेट सेक्टर के कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और इसका जो इम्पैक्ट आएगा प्रोक्योरमेंट के ऊपर के प्रोक्योरमेंट को इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, उनको कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट कि हमारे लोग इतने अच्छे हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी को देखेंगे तो वहाँ पे वो जो प्रोसीजर बने हुए हैं, सिस्टम बने हुए हैं, पॉलिसी है, मैनुअल अवेलेबल है, और जो छोटी कंपनी है जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। तो ये फ़र्क इसीलिए है कि बड़ी कंपनी बड़ा ब्रांड रखती है, बड़ा नाम रखती है, तो वो उस नाम को बचाने के लिए इन सब चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट करेगी और लोगों को बताएगी कि ये चीज़ें हम इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। छोटी कंपनी के पास वसाइल नहीं है या उतना उसके ब्रांड का प्रॉफिट नहीं है कि वो उसको री इन्वेस्ट करके आगे चल सके, तो वो फिर डंग टपाओ काम के डे टू डे वर्किंग में जो बस डेली बेसिस पे डिसीजन हो रहे होते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसको चेंज कर दो, इसको रोक लो, इसको कर लो। लेकिन जो ब्रांड होगा वहाँ पे हर चीज़ रिटर्न होगी, सिस्टमाइज होगी, क्योंकि उन्होंने उसको कैश करना होता है, उससे प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो अगर हम इसमें वैल्यू फॉर मनी को देखें कि जो प्राइवेट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट है, तो यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट के 5 राइट्स हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी पीछे वीडियोस बड़ी डिटेल में अवेलेबल हैं। तो 5 राइट्स को जब आप पूरा करते हैं तो आप बेसिकली वैल्यू फॉर मनी को अचीव कर रहे होते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पब्लिक सेक्टर की वैल्यू ऑफ मनी होती है वो डिफरेंट है जो वैल्यू ऑफ मनी हम
प्राइवेट सेक्टर से अचीव करते हैं। पब्लिक सेक्टर की वैल्यू फॉर मनी हम देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, तो ये चीज़ें काउंट हो रही होती है। पब्लिक सेक्टर में कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट सेविंग के ऊपर नहीं जाया जाता। आप जितने भी पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट को देखेंगे तो वहाँ पे अगर उनको जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो सबसे कॉस्टली मार्बल है वो एयरपोर्ट के फ्लोर के ऊपर लगाना है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि यहाँ के ऊपर कोई सस्ती सी टाइल लगा के या चिप्स कर लो या सादा सीमेंट कर लो ताकि कॉस्ट बचे, बल्कि जब भी वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देंगे तो वो उसमें यही इवैल्यूएट करते हैं कि मार्केट में न्यू ट्रेंड्स क्या हैं, नई चीज़ें क्या हैं, हमने लोगों को वेल बीइंग के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या जो मैक्सिमम एडवांस चीज़ें हैं वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। लेकिन जब हम जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग और से सब चीज़ें चल रही होती हैं कि हमने किस तरह से प्रोक्योरमेंट में वैल्यू फॉर मनी को अचीव करना है। और वैल्यू फॉर मनी जब प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं तो वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट के 5 राइट हैं, जिनमें राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट प्राइस आती है। तो अगर ये सारे राइट्स आप अचीव कर रहे हैं कि राइट टाइम के आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं और राइट प्लेस के ऊपर उसको डिलीवर करा रहे हैं और राइट प्राइस भी ले रहे हैं, तो ये वैल्यू फॉर मनी है। इनमें से कोई राइट भी अगर डिस्टर्ब हो जाए और टाइमली ना हो सके या उस तरह से ना हो सके जिस तरह के वो राइट के अंदर डिफाइन है, तो इसका मतलब कि फिर वो चीज़ें डिले में भी जा सकती हैं, क्वांटिटी लेस या एक्सेस भी हो सकती है, प्रोडक्शन जिससे स्टॉप हो जाए, क्वालिटी में प्रॉब्लम आए तब भी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए, टाइमली डिलीवर ना हो तब भी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए। तो इस तरह से वो सब प्रॉब्लम जो आपकी प्रोक्योरमेंट को डिस्टर्ब कर सकती हैं, प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो 5 राइट के पूरा ना होने की वजह से होती हैं। तो अगर आप 5 राइट को एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट ले रहे हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी है इन प्राइवेट सेक्टर। जबकि पब्लिक सेक्टर की जो प्रोक्योरमेंट है उसमें वैल्यू फॉर मनी इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी ऑफ स्केल और एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो और जो 5 राइट हैं जैसे कि राइट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्लेस, तो जो चलें, होप फॉर अंडरस्टैंडिंग, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।